आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, पर्वत की गोद में बसे उत्तराखंड में ना ही कभी कमल स्थिरता के साथ खिल पाया और ना ही राज्य को हाथ का साथ मिल पाया। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों उत्तराखंड के हाल ही में उत्पन्न हुए सियासी संकट के बारे में, क्योंकि लगातार राजनीतिक गहमा गहमी तेज हो रही थी कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के बाद आए तीरथ सिंह रावत की भी छुट्टी होने वाली है। क्योंकि कहीं ना कहीं मल्टीपल मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का दावा किया जा रहा था कि पार्टी के भीतर एक प्रकार से बहुत बड़ा एक ऐसा तबका है जो तीरथ सिंह रावत के प्रदर्शन से भी संतुष्ट नहीं है। पार्टी के आंतरिक सर्वे का हवाला देते हुए एक अखबार ने लिखा कि दरअसल बहुत सारे लोग खफा हैं तीरथ सिंह रावत के रवैये से। और फिर आपको याद है कि रही कसर, जो बची हुई कसर थी, वो एक प्रकार से उनके बयानों ने पूरी कर दी। विवादित बयान देते हुए उन्होंने सार्वजनिक जीवन में और उससे भी महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर रहते हुए उन्होंने जिस प्रकार के बयान दिए, वाकई में निंदनीय है। लिहाजा यह बात तय थी कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी एक प्रकार से तीरथ सिंह रावत को साइडलाइन करने की दिशा में प्रयास करेगी। और ऐसा हुआ और केंद्रीय नेतृत्व ने ऐसा करके दिखा भी दिया। हालांकि इस पूरे कवायद के दौर में जब तक नए मुख्यमंत्री की नियुक्ति नहीं हो गई तब तक खूब फजीहत हुई और सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में पता चल गया कि एक ऐसा राज्य है जहां पर दो पार्टियां और विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहते हुए 10 वर्ष सत्ता में रही है और इतने ही बरस कांग्रेस भी रही है, लेकिन सूबे को, इस पर्वतीय सूबे को, इस देवभूमि को एक स्थिर राजनीतिक नेतृत्व प्रदान नहीं कर सकती कोई भी पार्टी। यहां पर सिर्फ एक अपवाद है और वो है स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी, एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहते हुए अपना कार्यकाल, पूरे 5 वर्ष का कार्यकाल संपूर्ण किया। लेकिन उसके बाद फिर चाहे जब राज्य अपने अस्तित्व में आया 9 नवंबर 2000 को, जब ये राज्य की एक प्रकार से अपना अस्तित्व आया, अपना वजूद इसने पाया भारत के मानचित्र पर, उत्तर प्रदेश से अलग हुआ। उसके बाद जब मुख्यमंत्री बनाए गए नित्यानंद स्वामी, ना ही वो अपना कार्यकाल पूरा कर पाए, ना ही फिर उनके बाद भगत सिंह कोश्यारी साहब पूरा कर पाए, ना ही भुवन चंद खंडूरी साहब कर पाए, ना ही रमेश पोखरियाल निशंक साहब कर पाए, ना ही विजय बहुगुणा कर पाए, हरीश रावत हो या त्रिवेंद्र सिंह रावत हो और अब तीरथ सिंह रावत हो। ये तमाम मुख्यमंत्री जो मैंने आपको जिक्र किया, ये मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। केवल नारायण दत्त तिवारी साहब अपना कार्यकाल पूरा कर पाए थे। और 9 मार्च 2021 को जब 4 वर्ष पूरे करने वाली थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, 2017 में भारी बहुमत के साथ सत्ता में आई थी भारतीय जनता पार्टी। 70 विधानसभा सीटों में से 57 सीटों पर जीत प्राप्त की थी भारतीय जनता पार्टी ने। और अक्सर ऐसा होता है, मान लीजिए अगर कहीं पर गठबंधन की सरकार हो तो फिर होता है कि भाई इतने मुख्यमंत्री हमने चेंज कर दिए, या किसी को मौका देना पड़ा तो फिर हमने गठबंधन धर्म का पालन करते हुए हमने इस मुख्यमंत्री को जगह दे दी, आधा कार्यकाल आप संभाल लीजिए, आधे कार्यकाल के दौरान आप रहेंगे। लेकिन उत्तराखंड में कभी भी ऐसी स्थिति बनी ही नहीं। फिर भी आप यहां पर हास्यास्पद स्थिति देखिए कि उत्तराखंड में भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, फिर भी यहां पर त्रिवेंद्र सिंह रावत 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने से थोड़ी सी दिन पहले ही उन्हें हटा दिया गया। वो भी एक नाटकीय तरीके से उनको हटाया गया। उनके पूरे कार्यकाल का पटाक्षेप एक नाटक की तरह था। और उसके बाद जब तीरथ सिंह रावत को बनाया गया तो उन्हें तो महज 114 दिनों के दरमियान ही उन्हें अपने पद से हाथ धोना पड़ गया, उन्हें भी कुर्सी से हटा दिया गया। हालांकि आपको मैं आगे बताऊंगा कि उन्होंने क्या क्या कारण दिए हैं और इसमें जो संविधान का पेज है वो भी आपको मैं बताऊंगा। लेकिन कहीं ना कहीं बात यही है प्रमुख कि सिर्फ संवैधानिक बाध्यता ही तीरथ सिंह रावत की कुर्सी जाने का प्रमुख कारण नहीं थी, बल्कि कुछ कारण और भी थे। कुछ ऐसे समीकरण थे, कुछ ऐसे संतुलन थे और कुछ ऐसी अंतर्कलह थी जिसको लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व
और केंद्रीय नेतृत्व प्रमुख तौर पर नाराज था और वह संतुष्ट नहीं था। चूंकि आप जानते हैं कि 2022 में उत्तराखंड में चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, और उत्तर प्रदेश, पंजाब समेत 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का ध्यान इस पर्वतीय राज्य की तरफ भी है, क्योंकि उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी को जीत चाहिए। बहुत ही जरूरी है यहां पर जीत दर्ज करना। इसलिए अब मैं आपको सबसे बड़ी खबर देना चाह रहा हूं दोस्तों। वो सबसे बड़ी खबर यही है कि अब राज्य में 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर खटीमा, जो कि उधम सिंह नगर जिले में आता है उत्तराखंड के, और कुमाऊं मंडल में आता है यह जिला उधम सिंह नगर, और इसकी खटीमा विधानसभा सीट से 2 बार विधायक चुने जा चुके हैं पुष्कर सिंह धामी साहब। इन्हें राज्य का 11वां मुख्यमंत्री बनाया गया है और आज इन्होंने शपथ ग्रहण समारोह में शपथ ली, मुख्यमंत्री पद की गोपनीयता की। राजभवन में यह भव्य कार्यक्रम हुआ और कल दिन भर एक प्रकार से खचाखच भरा हुआ था भारतीय जनता पार्टी का पार्टी दफ्तर, जो कि देहरादून में है, राजधानी में है। वहां पर पूरे के पूरे ये कल उत्सव मनाया गया और पार्टी में जो समर्थक हैं इनके, मुख्यमंत्री, अब जो नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं पुष्कर सिंह धामी साहब, जिन्होंने, मैं आपको वैसे बताना चाहूंगा कि कई सारे बड़े बड़े दिग्गजों को एक प्रकार से एक बार फिर से पछाड़ दिया है। हालांकि इसमें भी एक राजनीति है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। बहुत ज्यादा नाम चल रहा था दोस्तों, और नाम ये उस समय भी चल रहा था जब त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाया गया था। त्रिवेंद्र सिंह रावत आप जानते हैं दोस्तों, डोईवाला से विधानसभा का चुनाव जीते थे, उसके बाद उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया था, लेकिन फिर बहुत सारे उनके साथ भी विवाद जुड़ गए थे। उनकी भी लोकप्रियता कम थी, विकास के मोर्चे पर भी वो पिछड़ते हुए दिख रहे थे, लिहाजा भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें भी हटा दिया। लेकिन उसके बाद भी उस दौर में भी बहुत सारे नाम चले। अभी 4 महीने पहले की बात है, जिसमें आपको याद होगा कि सतपाल महाराज का नाम चल रहा था, नाम चल रहा था प्रमुखता के साथ डॉक्टर धन सिंह रावत साहब का, नाम चल रहा था रमेश पोखरियाल निशंक का भी, नाम चल रहा था अनिल बलूनी का भी, नाम चल रहा था चुफाल साहब का भी, बिशन सिंह चुफाल साहब का भी, और नाम चल रहा था अजय भट्ट का भी। और इस बार भी यही नाम चल रहे थे, लेकिन पिछली बार की तरह इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने चौंका दिया, उनके केंद्रीय नेतृत्व ने चौंका दिया, पार्टी के नेतृत्व ने, आला हाईकमान ने, आला जो हाईकमान है उन्होंने भी चौंका दिया। और इस बार खटीमा से 2 बार के विधायक और एक युवा चेहरा, 45 वर्ष की इनकी आयु है, युवा चेहरा है ये और गैर विवादित हैं। ये एक सादी और साफ छवि के नेता हैं जिन्हें कुमाऊं से आते हैं दोस्तों, और इन्हें बनाया गया है मुख्यमंत्री। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था और तीरथ सिंह रावत को बना दिया गया था, और इस बार भी ये तमाम जो मैंने आपको नामों का जिक्र किया, चाहे सतपाल महाराज का जिक्र हो, चाहे धन सिंह रावत का नाम हो, चाहे इस बार तो त्रिवेंद्र सिंह रावत का भी नाम आ रहा था, चुफाल साहब का नाम आ रहा था, अनिल बलूनी का नाम आ रहा था, अजय भट्ट का नाम आ रहा था, तमाम लोगों के नाम आ रहे थे, लेकिन फिर से एक बार गच्चा दे दिया और एक बार फिर से पछाड़ दिया भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को और मीडिया रिपोर्ट्स के उन आकलनों को, और बनाया पुष्कर सिंह धामी साहब को। अब जल्दी से दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा कि आखिर ये पूरा का पूरा घटनाक्रम क्या हुआ, और फिर आपको थोड़ी सी जानकारी संक्षेप में देना चाहूंगा पुष्कर सिंह धामी साहब के बारे में भी। लेकिन चलिए सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि इनके साथ पूरा हुआ क्या तीरथ सिंह रावत साहब के साथ। देखिए दोस्तों, 10 मार्च 2021 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ये बनाए गए। पौड़ी गढ़वाल से ये लोकसभा के सांसद थे दोस्तों तीरथ सिंह रावत साहब, और 2 जुलाई 2021 को इन्होंने अपना इस्तीफा राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को दे दिया है। बकायदा आधी रात को उन्होंने जाकर उनसे मुलाकात की राजभवन में, और वहां पर उनको अपना त्यागपत्र सौंपा। और उसमें दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो कारण बताया गया, वो कारण जो उनकी ओर से बताया गया वो ये है कि दरअसल संविधान के अनुच्छेद 164(4) के तहत मुख्यमंत्री को 6 महीने के भीतर विधानसभा की सदस्यता लेनी होती है। अब आप ये बात जानते हैं दोस्तों कि उत्तराखंड में विधानसभा है, लेकिन यहां पर विधान परिषद नहीं है, लिहाजा यहां पर दोस्तों विधायक बनना होता है। उत्तर प्रदेश की तरह यहां पर स्थिति नहीं है। लेकिन यहां पर क्या हुआ कि जो संविधान का ये मैंने आपको अनुच्छेद बताया 164(4), इसके तहत मुख्यमंत्री को 6 महीने के भीतर जो विधायक बनना होता है, अब उसमें सीन ये खराब हो गया कि दरअसल 10 सितंबर से पहले इन्हें विधायक बनना था, लेकिन ये बन नहीं पाए। अब उसमें जो पेच थे वो भी आप समझ लीजिए, संवैधानिक बाध्यताएं उसमें जो थी, उसमें जो एक प्रकार से व्यवधान था वो ये था कि इसी कानून की धारा 151A, जो कि जन प्रतिनिधित्व कानून है, उसकी धारा है 151A, उसके तहत शर्त यह है कि चुनाव आयोग या जो निर्वाचन आयोग है, दरअसल वो संसद या विधानसभा का उसमें उपचुनाव करा सकता है किसी भी
लेकिन उसमें शर्त यह है दोस्तों कि 1 वर्ष या उससे अधिक का कार्यकाल शेष होना चाहिए। लेकिन यहां पर आप जानते हैं कि उत्तराखंड का विधानसभा चुनाव या विधानसभा का जो कार्यकाल है उसमें सिर्फ 6 से 7 महीने का समय ही रह गया है, लिहाजा यहां पर ये अपनी समय सीमा के भीतर नहीं बन पाए। अब इसमें एक और पेच है दोस्तों। पेच यह है कि दरअसल उत्तराखंड में अभी भी फिलहाल 2 विधानसभा की सीटें रिक्त पड़ी हुई हैं, जिसमें गंगोत्री आती है जो कि गढ़वाल में आती है, उत्तरकाशी जिले में आती है, और एक आती है नैनीताल जिले की जो कि कुमाऊं में आती है, हल्द्वानी सीट। दोनों ही सीटों पर, दोनों ही विधानसभा सीटों पर वहां के विधायकों का निधन हो गया। एक जगह भाजपा की विधायक का निधन हुआ और एक जगह इंदिरा हृदयेश जी का निधन हुआ। आप जानते हैं हल्द्वानी से वो कांग्रेस की विधायक थी और एक कद्दावर नेता थी। तो दोनों जगह जब विधायकों का निधन हो गया तो उसके बाद ये दोनों की दोनों जो सीटें वो खाली हो गई। लेकिन कहीं ना कहीं उत्तराखंड के जो अब पूर्व मुख्यमंत्री हो गए हैं तीरथ सिंह रावत साहब, ये असहज महसूस करते थे अपने आप को इन सीटों पर चुनाव लड़ने से, क्योंकि वहां पर जनाधार इनके खिलाफ था, इनके विरुद्ध था। वहां पर कांग्रेस पार्टी ज्यादा मजबूत थी, लिहाजा इन्होंने उन सीटों पर अपना भाग्य आजमाने की कोशिश नहीं की। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी शायद उस तरीके से इनको नहीं प्रोजेक्ट किया। और एक सीट का और जिक्र मैं करना चाहूंगा जिसका चुनाव अप्रैल के महीने में हुआ था, और वो हुआ था अल्मोड़ा की सल्ट विधानसभा सीट पर। उस समय उपचुनाव हुए थे, लेकिन वहां पर भी तीरथ सिंह रावत को उतारा नहीं गया। इसलिए यहां पर यह सवाल बहुत जायज है कि यहां पर क्या भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की विफलता नहीं है, या यह कोई एक प्रकार से बड़ा एक प्लान था, सुनियोजित था कि हम इस प्रकार से इनको लेकर आए, टेम्पररी होंगे, पैराशूट के थ्रू हम इनको लेकर आए हैं और फिर इसके बाद इनको हम हटा देंगे योजनाबद्ध तरीके से। कुछ भी हो सकता है, राजनीति में कुछ भी संभव हो सकता है, और अपनी ही पार्टी में ही ऐसा हो सकता है। नेता चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन यहां पर इन सब का जिक्र करना जरूरी है। लेकिन एक बात का जिक्र और करना जरूरी है दोस्तों कि कल जब इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये सारी बातें तो मैंने आपको बता दी, जब इन्होंने त्यागपत्र सौंप दिया तो उसके बाद भी इन्होंने मीडिया से बात की, लेकिन उससे पहले इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब ये दिल्ली से लौटे देहरादून, अब वहां पर इन्होंने अपनी योजनाएं गिना दी सरकार की और अपनी पीठ थपथपाई। 2000 करोड़ रुपए के करीबन पैकेज का घोषणा भी की, और उसमें मीडिया का जवाब नहीं दिया उन्होंने, किसी भी प्रश्न का उन्होंने उत्तर नहीं दिया। खामोशी के साथ वो चले गए वापस और धन्यवाद कहते हुए वो चले गए। और फिर उसके बाद उन्होंने रात को तकरीबन 11:15 के आसपास राज्यपाल को इस्तीफा अपना सौंपा, और उसके बाद फिर कल यानी शनिवार को दोपहर 3 बजे भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में राजधानी देहरादून में बैठक हुई बीजेपी के विधायक दल की, और वहां पर पुष्कर सिंह धामी साहब को नेता चुन लिया गया। आपको मैं एक चीज और बताना चाहूंगा दोस्तों कि शुक्रवार को दरअसल जब वो लौटे दिल्ली से देहरादून, तो इसके पीछे की आप कहानी समझिए। दरअसल दोस्तों बुधवार को एक चिंतन बैठक हुई जो कि रामनगर में आयोजित की गई दोस्तों। इसमें भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष जो नेता है उनकी बैठक हुई, और इसमें चिंतन मनन किया गया कि क्यों ना हम इन्हें हटा दिया जाए। वहां पर ये बातें हुई होंगी, और फिर उसके बाद एकाएक बुधवार को दिल्ली तलब कर लिया गया केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा, जहां पर आपको मैं बताना चाहूंगा कि तुरंत अचानक से ही तीरथ सिंह रावत साहब दिल्ली पहुंचते हैं और वहां पर दिल्ली दरबार में पेश होते हैं पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब के सामने और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सामने, और मध्य रात्रि उनके साथ मुलाकात करते हैं। और फिर उसके बाद राजनीतिक गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म हो जाता है, और गुरुवार को उन्हें लौटना था, लेकिन शुक्रवार तक उन्हें रोक लिया गया था दोस्तों। और फिर वहीं पर उन्होंने संवैधानिक बाध्यता का हवाला देते हुए उन्होंने पत्र लिखकर कहा कि अब मैं इस्तीफा देना चाहता हूं नड्डा साहब को, और उनकी आहुति अब आ ही चुकी है दोस्तों, और जमकर फजीहत भी हुई है। तो ये सारा का सारा सीन है दोस्तों। अब यहां पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये 20 वर्ष इस राज्य को हो गए, उत्तराखंड को अस्तित्व में आए हुए। 10 वर्ष यहां पर कांग्रेस ने राज किया, 3 उन्होंने मुख्यमंत्री दिए। कांग्रेस का रिकॉर्ड तुलना में अगर मैं बात करूं बीजेपी के तो बेहतर है। बीजेपी का ये 11वां साल चल रहा है दोस्तों, एक प्रकार से आप समझिए 10वां साल ही चल रहा है। इसमें 8 मुख्यमंत्री वो दे चुके हैं, और कुल मिलाकर ये 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर वो अब शपथ ले गए आज। और ये सारा का सारा एक प्रकार से पटकथा है जो कि नाटकीय भी थी। और कल जब उन्होंने दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तीरथ सिंह रावत साहब ने, तो उनके चेहरे पर एक तनाव था और होठों पर इस्तीफे के कारण खामोशी भी थी। अब वो कुछ कह नहीं पाए। जैसा आपको याद होगा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के चेहरे पर भी खामोशी थी, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा था, सिर्फ पार्टी की तारीफ की थी, नरेंद्र मोदी साहब की तारीफ की थी, और पार्टी का आभार व्यक्त किया था कि उन्होंने इस पद के लिए उन्हें लायक समझा था। बहरहाल ये सारी बातें हैं दोस्तों, और बड़ा दुखद है और हास्यास्पद भी है कि
एक मुख्यमंत्री को एक बार फिर से हटा दिया गया 114 दिन के बाद। एक चीज आपको मैं जाते जाते एक चीज और बताना चाहूंगा, फिर आपको अगले सेगमेंट की तरफ लेकर चलना चाहूंगा। बात दरअसल ये दोस्तों कि तीरथ सिंह रावत सिर्फ 114 दिन तक ही पद पर रह सके। ये उत्तराखंड के इतिहास में, राजनीति के इतिहास में, उत्तराखंड में शासन के इतिहास में सबसे कम अंतराल तक शासन करने वाले मुख्यमंत्री रहे हैं। सबसे ज्यादा आपको मैंने शुरुआत में बताया था कि नारायण दत्त तिवारी साहब रहे थे, और सबसे कम इन्होंने किया है 114 दिन, सिर्फ 114 दिन। तो ये सारा का सारा दोस्तों उत्तराखंड का ये संकट मैंने आपको बताया, और ये सारी चीजें यहां पर हुई हैं। लेकिन अब आपको दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात और मैं आपको बताना चाहूंगा जो कि आपके लिए जानना जरूरी है। देखिए, कल जब ये पूरी की पूरी बैठक हुई तो इसमें भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर साहब और पार्टी के महामंत्री डी पुरंदेश्वरी इन्हें बुलाया गया था। इन्हें पर्यवेक्षक बनाकर भेजा गया था, ऑब्जर्वर बनाकर। साथ ही साथ उनके जो राज्य के प्रभारी हैं दुष्यंत गौतम और सह प्रभारी रेखा वर्मा, वो भी मौजूद थी। खचाखच कल पार्टी का दफ्तर भरा था और वहां पर इस बात को लेकर फैसला लिया गया कि दरअसल पुष्कर सिंह धामी साहब को बनाया जाएगा मुख्यमंत्री। अब आपको दोस्तों जल्दी से मैं पुष्कर सिंह धामी साहब के बारे में बताना चाहूंगा। और पुष्कर सिंह धामी का जन्म दोस्तों पिथौरागढ़ में हुआ था, जिला है हमारे यहां उत्तराखंड में, और यह सीमांत जिला है, यहां पर इनका जन्म हुआ था। इस जिले के एक गांव में इनका जन्म हुआ था। तब उस जमाने में डीडी हाट कस्बा हुआ करता था, वो तहसील होती थी, उसके एक गांव में इनका जन्म हुआ था। और फिलहाल ये खटीमा विधानसभा से विधायक हैं, 2 बार ये चुन चुके हैं, जो कि कुमाऊं मंडल में आता है, मैंने आपको पहले बताया। इनकी करीबी या इनकी जो निकटता है वो पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के साथ रही है। राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री हैं, उनके साथ भी इनकी करीबी रही है। और भगत सिंह कोश्यारी साहब के, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, महाराष्ट्र के मौजूदा गवर्नर हैं, उनके ओएसडी भी रह चुके हैं। धामी इसी के साथ साथ आरएसएस के भी करीबी माने जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं दोस्तों। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। बेदाग छवि, गैर विवादित छवि है इनकी, और पहाड़ और सीमांत की समस्याओं पर अच्छी पकड़ रखते हैं, क्योंकि इनकी कर्म भूमि आप जानते हैं दोस्तों की कुमाऊं है। कुमाऊं में ये उधम सिंह नगर की खटीमा से विधायक हैं और इनकी जन्मभूमि पहाड़ है, यानी पिथौरागढ़ के सीमांत इलाके हैं। तो यहां पर डैमेज कंट्रोल के तौर पर भी इनको इस्तेमाल किया जा रहा है कि ये दोनों इलाकों की जो समस्याएं हैं उनको भी संभाल कर रखें। साथ ही साथ आप जानते हैं किसान आंदोलन दोस्तों, इस समय अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो उत्तराखंड में सबसे ज्यादा प्रभाव अगर किसी जिले में रहा है तो वो रहा है उधम सिंह नगर जिले में। और उधम सिंह नगर जिले में ही अगर वहीं से अगर आप मुख्यमंत्री बना देते हैं तो एक प्रकार से बीजेपी एक फेस लेकर आई है और एक डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास कर रही है, ताकि कुछ तरीके से किसी को अपनी तरफ लुभाया जा सके, एक वर्ग को। साथ ही साथ दोस्तों इनके बारे में एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि युवाओं में अच्छी पकड़ रखते हैं। आपको याद होगा दोस्तों कि एक बार उत्तराखंड में एक बड़ा आंदोलन हुआ था जिसमें उद्योगों में पहाड़ के युवाओं का 70% आरक्षण होना चाहिए रोजगार के लिए। ये उन्हीं के आंदोलन की देन थी, उन्हीं के आंदोलन का परिणाम था कि ऐसा हुआ। तो एक संतुलित एक प्रकार से छवि है इनकी, और एक संतुलन बनाने का प्रयास भी भारतीय जनता पार्टी ने किया। क्योंकि उत्तराखंड का मैं आपको एक इतिहास बताना चाहूंगा दोस्तों कि दरअसल उत्तराखंड में ऐसा होता है कि अगर प्रदेश अध्यक्ष राजपूत समाज का है उदाहरण के तौर पर, तो फिर मुख्यमंत्री ब्राह्मण समाज का होता है। तो इस प्रकार से वाइसा वर्सा होता है, संतुलन बनाया होता है। या ऐसा होता है कि अगर प्रदेश अध्यक्ष कुमाऊं का है तो फिर जो मुख्यमंत्री होंगे वो गढ़वाल के होंगे, या वाइसा वर्सा। लेकिन अभी फिलहाल क्या हो रहा था कि तीरथ सिंह रावत भी गढ़वाल से आते हैं और जो इस समय भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी गढ़वाल से आते हैं। तो ये सारी चीजें एक प्रकार से अगेंस्ट जा रही थी राज्य के समीकरण के तौर पर, चाहे क्षेत्रीय आधार पर हो चाहे जातिगत आधार पर हो। तो ये सारे कदम इसी वजह से उठाए गए और अब पुष्कर सिंह धामी राज्य के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। उन्होंने आज शपथ ले ली है। एक चीज का जिक्र और मैं करना चाहूंगा दोस्तों कि ये सिपाही खानदान से आते हैं। इनके जो पिता थे वो भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दे चुके हैं और फैमिली बैकग्राउंड इनका काफी साधारण है और परिवार में इनकी खुशी की लहर दौड़ गई है। और फिर जब इनको कल नेता भी नियुक्त किया गया तो फिर जो इनके समर्थक हैं वो भी खुश हो गए और बहुत ज्यादा उत्सव की तरह इनको मनाया गया। और अब इन्होंने कल आभार व्यक्त किया पार्टी का और इन्होंने कहा कि अब मैं पार्टी के द्वारा जो मेरे शीर्ष नेता हैं उन्होंने जो विरासत मुझे सौंपी है उसी के द्वारा मैं आगे चलूंगा और विकास के कार्यों को आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन समय बहुत कम है इनके पास और आप जानते हैं कि टेस्ट क्रिकेट भारतीय जनता पार्टी की ओर से त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खेला।
तीरथ सिंह रावत की स्थिति T20 से भी कम थी। अगर मैं T10 की बात करूं तो शायद ज्यादा मुनासिब रहता है, और अब 2020 की तरह इनको अब स्लॉग ओवर्स में हिट करना पड़ेगा, बिग हिट्स लगानी पड़ेंगी। किन्हें? पुष्कर सिंह धामी साहब को। तो चुनौतीपूर्ण रहेगा इनका कार्यकाल, और अब देखना यह होगा कि क्या ये अपने बचे हुए काल में कितना इंप्रेस कर पाते हैं, कितना प्रभावित कर पाते हैं उत्तराखंड की जनता को, और क्या विकास के और कार्यों को, विकास की और सौगातों को उत्तराखंड को दे पाते हैं। ये बहुत जरूरी है। जाते जाते दोस्तों जिक्र मैं करना चाहूंगा तीरथ सिंह रावत साहब का भी, क्योंकि उनके बहुत सारे बयान चर्चाओं में रहे। और तीरथ सिंह रावत वैसे बड़े ही सीधे साधे थे और लोकसभा के सांसद भी थे पौड़ी गढ़वाल से, लेकिन जब उन्हें देहरादून लाया गया, जब उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया, तो फिर उसके एक सप्ताह के बाद ही उनके तेवर बदल गए और सार्वजनिक जीवन में उन्होंने ऐसे ऐसे बयान दिए जो कि वाकई में अमर्यादित थे और विवादित थे, और बहुत ही एक किसी भी व्यक्ति को शोभा नहीं देते। उन्होंने महिलाओं की फटी हुई जीन्स को लेकर बेतुका सा बयान दिया, रिप्ड जीन्स को लेकर, जिसको आपको पता होगा कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर, सोशल मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, हर जगह उनकी खूब उनको एक प्रकार से टारगेट किया गया, उनकी ट्रोलिंग हुई और उनको कटघरे में भी खड़ा किया गया कि आपने ऐसा बयान क्यों दिया, क्योंकि उनको इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए था। वो भी उन्होंने एक सार्वजनिक मंच पर इस तरीके का बयान दिया, और किसी भी महिला के प्रति, उसके परिधान के प्रति इस प्रकार से बयान देना वाकई में शर्मनाक है, और निंदा करता हूं मैं इस बयान की। फिर इसके बाद इन्होंने राशन के वितरण को लेकर भी एक बयान दिया बेतुका सा, कि जनसंख्या को लेकर उन्होंने कहा कि अगर किसी को 1 कुंतल मिल जा रहा है और आपको 5 किलो या 10 किलो मिल जा रहा है, तो फिर ये बच्चों की संख्या पर निर्भर करता है, आपने कम पैदा किए, उन्होंने ज्यादा पैदा किए। इस तरीके का विवादित बयान और घटिया बयान इन्होंने दिया। एक बयान इन्होंने और भी दिया था जो कि हास्यास्पद था। ये सारे तो घटिया बयानों की श्रेणी में आता है कि इन्होंने कह दिया कि अमेरिका ने 200 वर्षों तक दुनिया के तमाम देशों पर राज किया। बताइए, अमेरिका को इन्होंने ब्रिटेन की जगह रख दिया। तो ऐसे बहुत सारे इन्होंने बयान दिए। कुंभ को लेकर भी इन्होंने कह दिया कि आइए, कोई भी आइए, बेरोक टोक आइए, हम कोई भी किसी को भी नहीं रोकेंगे, कोई RT-PCR की जरूरत नहीं है, पहले इन्होंने कह दिया। हालांकि उसी दौर में आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री से लेकर तमाम नेता, तमाम शीर्ष नेता, मंत्री सब कह रहे थे कि कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन कीजिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया। तो ये इनका सुर्खियों में बने रहते थे एक प्रकार से विवादित बयान देते हुए, और अब इन्हें हटा दिया गया है। और यही चीज एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसानदायक भी हुआ उस दौर में। लेकिन अब पुष्कर सिंह धामी के हाथों में कमान है राज्य की। अब एक जाते जाते बात दोस्तों और कहना चाहूंगा कि एक जगह जहां तो ये संवैधानिक पूरी की पूरी बाध्यता थी, इसी तरीके की बाध्यता आपको याद होगा कि कोलकाता में भी है, बंगाल में भी है, पश्चिम बंगाल में, क्योंकि वहां पर भी मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, और वो भी अपनी सीट से, पारंपरिक सीट से चुनाव नहीं जीती हैं। और जो नंदीग्राम है, वहां से वो विधायक नहीं चुन के आई हैं, हार गई थी, अब उन्हें भी विधायक चुनना है। लेकिन वहां पर मुझे लगता है कमोबेश स्थिति बहुत सरल होगी, सहज होगी, क्योंकि वहां पर खुद ही वो पार्टी की रूहे रवां हैं और सर्वे सर्वा हैं और करता धरता है, और मुझे लगता है कि उन्हें कोई चिंता नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो बन जाएंगे विधायक। साथ ही साथ दोस्तों तीरथ सिंह रावत के बारे में एक चीज मेरे को और याद आ रही है, वो ये कि दरअसल एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, एक प्रकार से एक योजना बन गई थी कि तीरथ सिंह रावत और त्रिवेंद्र सिंह रावत की जो सीटें हैं उसमें अदला बदली हो जाएंगी। तो तीरथ सिंह रावत साहब जो है वो डोईवाला से चुनाव लड़ जाएंगे, और फिर जो त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं वो पौड़ी से चुनाव लड़ जाएंगे। लेकिन ऐसा भी हुआ नहीं दोस्तों, इसलिए इनको सीट गंवानी पड़ गई, और संवैधानिक बाध्यता भी थी। और बीजेपी पर भी सवाल उठते हैं कि क्या इनको ये नहीं पता था कि जिनको ये मुख्यमंत्री बना रहे हैं उनको कुछ ही समय बाद इनको हटाना पड़ जाएगा, क्योंकि शायद वो असहज हैं, और शायद चुनाव आयोग की और निर्वाचन आयोग की ये तमाम संविधान के तौर पर कानून की धाराओं के लिहाज से उनको अंतर्गत इसी को आधार बनाते हुए उन्हें हटाया जा सकता है। इस पर सवाल उठता है। लेकिन खैर, अब ये सारी की सारी अंदरूनी राजनीति है इन पार्टियों की। बहरहाल मोटी माटी खबर यह है कि दरअसल उत्तराखंड में अब एक नए सूरज का उदय हो रहा है, जिस सूरज का नाम है पुष्कर सिंह धामी साहब। तो अब देखते हैं कि वो किस तरीके से अपने कार्यकाल में अपने तमाम दायित्वों का निर्वहन करते हैं और अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते। नमस्कार।